तिहाड़ में बैठे बैठे वहां से 1000 किलोमीटर दूर यानी कि बिहार में एक गैंग वॉर की लड़ाई में एक गैंगस्टर का प्रमुखता से नाम सामने आ रहा है और वो गैंगस्टर है झा गैंग यानी विकास झा, जो तिहाड़ जेल में बंद है। जो खबरें सामने छनके आई उसमें पता चला कि विकास झा ने एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र क्या रचा वो भी बड़ी फिल्मी है। पूरा वाकया दरअसल आपको समझाता हूं। बिहार में 6 मई की रोज सुबह सुबह 7:30 बजे होंगे। बलेरो गाड़ी थी। बलेरो गाड़ी में 4 लोग सवार थे। गाड़ी तेज रफ्तार में थी। गाड़ी की खिड़की भी हल्की सी खुली हुई थी। उसके अंदर जो लोग बैठे थे चाय नाश्ता कर चुके थे। मामला सब कुछ बढ़िया था, मानो सब कुछ परफेक्ट हो। गाड़ी तेज रफ्तार में जा भी रही थी। तभी उस बलेरो गाड़ी की बगल से एक सुमो गाड़ी तेज रफ्तार में जाती हुई नजर आती है। गाड़ी में बैठे जितने भी लोग थे पहले उन्हें लगता है कि गाड़ी में जो लोग हैं उन्होंने पहले इन्हें कहीं देखा है, लेकिन वही सुमो गाड़ी बोलेरो गाड़ी के आगे आकर रुक जाती है। अब जाहिर सी बात है, किसी की अगर सामने कोई गाड़ी आके रुकेगी तो सबको चौंकना तो लाजमी है। सुमो गाड़ी से निकलते हैं 3 लोग। तीनों लोग बंदूक निकालते हैं और ये कोई बंदूक आम बंदूक नहीं थी, मॉडर्न पिस्टल थे, अत्याधुनिक हथियार थे। उस हथियार से वो बलेरो गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। एक के बाद एक कई गोलियां दागी जाती हैं। अब आनन फानन में जो लोग वहाँ बैठे थे उन्हें सोचा कि कहाँ भागे, लेकिन जब तक गोलियों की 4-5 राउंड चल चुकी थी तो उन्हें समझ आ चुका था कि ये गोलियां सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स पे चलाई जा रही हैं और उस शख्स का नाम है ओम प्रकाश सिंह। अब ओम प्रकाश कौन था और इसकी बात यहाँ पर क्यों हो रही है और उस पर 19 गोलियां क्यों चलाई गई और वो 3 लोग कौन थे जो सुमो गाड़ी लेकर तेज रफ्तार में बोलेरो गाड़ी के आगे रुकते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। और इस पूरे केस में तिहाड़ वाला एंगल कैसे सामने आ रहा है। दरअसल तिहाड़ में बैठा एक गैंगस्टर कैसे गांव में जो हत्याकांड होता है उसमें उसका नाम सामने आता है, ये भी आज जानना बेहद ही जरूरी है। नमस्कार, क्राइम टेक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह। दरअसल ये जो पूरा वाकया हुआ है उसमें ओम प्रकाश की जिस तरीके से हत्या हुई है, पता चला है कि उस पर 19 गोलियां दागी गई हैं और ये हत्या कुछ इसी तरीके से अंजाम दी गई जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड में शूटरों ने जिस तरीके से पहले सिद्धू मूसेवाले का पीछा किया, फिर गाड़ी आगे जाके रोकी और उन पर लगातार कई राउंड फायर कर सिद्धू मूसेवाले को मौत के घाट उतार दिया गया। कुछ इसी तरीके से बिहार में भी बोलेरो गाड़ी के आगे जाके गाड़ी रुकती है और ओम प्रकाश की हत्या कर दी जाती है। अब जब पुलिस जांच करने बैठती है उन्हें समझ में नहीं आता कि पहले हुआ क्या है। जांच के दौरान सामने आता है कि जो बोलेरो गाड़ी है दरअसल मुजफ्फरपुर जा रही थी। आसपास के लोगों से पूछा जाता है तो जब गांव वाले बताते हैं कि हाँ भैया हम तो इनको जानते हैं, ये तो बिजली के जो वहाँ पे ठेकेदार हैं यानी जो ठेके पे लेके काम करते हैं उन्हीं में से एक हैं, इनका नाम ओम प्रकाश है। जितने भी लोग वहाँ पे आसपास मौजूद थे उनमें से एक मामा भी थे जो उस गाड़ी में मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा देखिए हम तो आराम से चाय नाश्ता कर कर जो ओम प्रकाश की माता जी हैं उनका ऑपरेशन हुआ था, हम हॉस्पिटल देखने जा रहे थे मुजफ्फरपुर। बीच रास्ते में 3 लोग आते हैं और दनादन गोलियां चलाकर उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। अब पुलिस इस पूरे वाकये को समझने की कोशिश करती है। अब ये जो पूरा वाकया हुआ है ये कोई शहर में या कहीं नहीं हुआ था, ये हुआ था गांव के एक सड़क पर। पुलिस समझना चाह रही थी कि ओम प्रकाश है तो है कौन। पुलिस छानबीन शुरू करती है। अब इस छानबीन में कई नाम सामने आते हैं। अब जैसे जैसे नाम सामने आते जा रहे थे तो पुलिस के हाथ पैर भी फूलते जा रहे थे। पता चला कि ओम प्रकाश कोई छोटा मोटा नाम नहीं है और जो बिजली की ठेकेदार वाली बात थी वो दरअसल गलत साबित हुई। गलत कैसे साबित हुई, इस गलत साबित किया एक प्रेस रिलीज नोट ने। दरअसल जिन लोगों ने हत्या की उन्होंने हैंड रिटन मतलब हाथों से लिखकर एक प्रेस रिलीज जारी किया और कहा, क्या कहा वो भी आपको चलिए बताता हूं। दरअसल जो आप अपनी स्क्रीन पर भी आप जो तस्वीर देख रहे होंगे ये वही प्रेस रिलीज नोट है। इसमें कहा गया है कि मैं राज झा आप तमाम मीडिया वालों को सूचित करता हूं कि आज दिनांक 6 मई यानी शनिवार को ओम प्रकाश उर्फ बाबू साहेब की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए ये बताता हूं कि ओम प्रकाश कोई ठेकेदार नहीं है बल्कि अपराधी मुकेश पाठक का राइट हैंड है। अब राइट हैंड है उसके आगे वो भी लिखते हैं कि 28 अगस्त 2018 को सीतामढ़ी कोर्ट में संतोष झा की जो हत्या हुई थी उन शूटर्स को
खाना खिलाना, अपने घर में रुकवाना और उनको हथियार उपलब्ध कराने का सारा काम इसी ओम प्रकाश ने किया था, जिसका बदला आज हमने 5 सालों बाद जाकर ले लिया है। अब पुलिस जैसी ही प्रेस रिलीज पढ़ती है तो उनकी दिमाग ठनकता है कि यार ये क्या चीज़ है। ओम प्रकाश ने किस तरीके से संतोष झा कोई मौत की घाट में उनका नाम सामने आया, ये पुलिस को भी अचंभित कर रहा था। अब ओम प्रकाश की तो हत्या हो चुकी है, इस केस में संतोष झा का नाम खुलकर सामने आया। अब संतोष झा कौन है ये भी चलिए आपको बता देते हैं। दरअसल संतोष झा की जो मौत हुई थी वो मौत हुई थी 28 अगस्त 2018 को। संतोष झा बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है। दरअसल बिहार की राजनीति क्यों, बाहुबल या बाहुबली दिखाने के तौर पर गैंगस्टर के नाम पर संतोष झा के नाम से ही लोग थर थर कांपने लगते थे। उस पर हत्या, सुपारी देकर लोगों को मरवाना, किडनैपिंग, रंगदारी वसूलना, कई आरोप लगे थे संतोष झा पर। धीरे धीरे पता लगा कि संतोष झा का नाम तब जाकर सामने आया जब उसने रंगदारी के तौर पर एक बिल्डर से 75 करोड़ रुपए मांग लिए। अब जब 75 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती, उसने कहा कि संतोष झा ने कहा कि देखो भाई, मैं बहुत बड़ा बाहुबल है मेरे पास, मैं इस इलाके का देखभाल करता हूँ, तुम्हें 75 करोड़ देने पड़ेंगे। अब बिल्डर 75 करोड़ तो नहीं दे पाया। अब इसका बदला संतोष झा ने क्या किया कि अपने गुर्गों को AK-47 राइफल के साथ भेजा और साइट पे काम कर रहे 2 इंजीनियर्स को मौके पर ही मौत के घाट उतार डाला। इस तरीके से संतोष झा का नाम सबकी जुबान पर आ चुका था, संतोष झा। और ये जो पूरा वाक्य जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दरअसल ये पूरा वाक्य 26 दिसंबर 2015 का है। ये ऐसा नहीं कि कोई बहुत पुराना मामला है, लेकिन AK-47 राइफल से जिस तरीके से संतोष झा के गुर्गों ने 2 इंजीनियर्स को मौत की घाट उतारा, इससे पूरे देश में संतोष झा के नाम का खौफ फैल चुका था। संतोष झा की तो हमने ये बात कर ली कि संतोष झा ने किस तरीके से लोगों की हत्या करवाई, लेकिन संतोष झा की गैंग में 40 लड़के थे और इसका जो गैंग था बिल्कुल एक प्राइवेट कंपनी लिमिटेड की तरह काम किया करता। यानी सालाना आपको साल में कितनी छुट्टी मिलेगी, कोई छुट्टी जाएगा तो आपका रिप्लेसमेंट कौन होगा, यहाँ तक कि सबकी सैलरी भी बांधी गई थी कि किस लड़की को कितनी सैलरी मिलेगी, कब प्रमोशन मिलेगा। तो जो गैंगस्टर ये संतोष झा चला रहा था, बाकायदा पूरी एक कंपनी की तरह ये गैंगस्टर्स या उसके गैंग में काम करने वाले लड़के काम भी कर रहे थे। अब संतोष झा जिसका गैंग बिल्कुल एकदम प्राइवेट कंपनी की तरह ऑपरेट हो रहा है, जिसमें रंगदारी वसूली जा रही है। अब ये तो हुई, पुलिस जब इसकी जांच करी तो पता लगा संतोष झा तो कैसे उसका गैंग काम करता था, लेकिन संतोष झा था कौन। पुलिस ने कुंडली और खंगाली, पता चला कि संतोष झा शिवहर इलाका है बिहार में, वहाँ पर उसके पिता और पिता के साथ रहा करता था। उसके पिता इलाके के ही किशोर राय, जो वहाँ के सबसे रसूखदार या कहें पैसे वाले थे, उनके घर पर ड्राइवरी का काम किया करता संतोष झा के पिता। संतोष झा जब बड़ा हुआ तो वो हरियाणा चला गया किसी काम के सिलसिले में, वहाँ पे कई सालों उसने काम किया। इसी सिलसिले में जब उसे पता चला कि उसकी पिता को किशोर राय यानी गांव के जो सबसे अमीर शख्स थे, जिसके घर पर संतोष झा के पिता ड्राइवरी किया करते थे, उस शख्स ने उसके पिता को थप्पड़ मारा है। हरियाणा से संतोष झा सब कुछ भूल भाल कर वापस बिहार आता है और इलाके के एक नक्सली कमांडर उस वक्त रहते थे गौरी शंकर झा, उनसे दोस्ती करता है। अब क्योंकि संतोष झा और गौरी शंकर झा दोनों की सोच एक जैसी थी, नक्सली कमांडर के साथ वो कई इलाकों पे धावा बोलता है। जितने भी नक्सली ऑपरेशन होते हैं उसमें बढ़ चढ़कर संतोष झा हिस्सा भी लेता है। अब नाम बढ़ता गया, खौफ बढ़ता गया संतोष झा का। संतोष झा गौरी शंकर झा नक्सली कमांडर का फेवरेट होता गया। लेकिन 2004 में हथियारों के साथ संतोष झा पकड़ा जाता है। 3 साल बीतते हैं, 2007 में और रिहा भी हो जाता है। अब जो गौरी शंकर जो नक्सली कमांडर था, गौरी शंकर झा नक्सली कमांडर था, वो उसे अपना चेली की तरह समझता था संतोष झा को। अब जेल से निकलने के बाद संतोष झा अपनी एक गैंग बनाता है, उसमें उसकी मदद करता है मुकेश पाठक। दोनों जिगरी दोस्त बन चुके थे। उन्हें समझ आ चुका था कि किसी और के अंडर रहकर काम करने से अच्छा अपनी खुद की गैंग बनाओ, खुद रंगदारी वसूलो, खुद किडनैपिंग और जितनी बड़ी बड़ी वारदातें हैं खुद क्या करो, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, ज़्यादा पैसे हैं। अब जेल से निकलने का रंगदारी के तौर पर पैसे मांगना, लोगों को धमकाना, किडनैपिंग करना, गौरी शंकर झा जो नक्सली कमांडर था उस तक ये बात पहुंचती तो उसे बड़ा दुख होता है कि उसे लगा था कि नक्सली ऐसे काम नहीं किया करते हैं, संतोष झा ये काम बंद कर दे।
याद रखिए जो नक्सली कमांडर था गौरीशंकर झा, वो एक तरीके से इसका गुरु था। अब गुरु और संतोष झा के बीच में अक्सर झगड़ा होने लगा। इसी सिलसिले में संतोष झा ने क्या किया, गौरीशंकर झा और उनकी बीवी को मौत के घाट उतार दिया। फिर संतोष झा का मनोबल बढ़ा, बाहुबल तो बढ़ ही चुका था, खौफ इलाके में पैदा हो ही चुका था। उसने उसकी पिता पे जिसने थप्पड़ मारा था उसके घर पर जाता है, उसे भी मौत के घाट उतार देता है। पिता का बदला पूरा हो चुका था। नक्सली कमांडर जो उसे बार बार रोक टोक कर रहा था उसे भी वो मार चुका था। संतोष झा और मुकेश पाठक है, इन्हें ऐसा लग रहा था कि यही दोनों हैं जो बिहार की बाहुबल और गैंगवार या गैंगस्टर की दुनिया में यही दो नाम हैं जो कोई भी इन्हें बदनाम या कोई इन्हें मार नहीं सकता है। लेकिन संतोष झा का मनोबल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। पैसे और आते जाते रंगदारी उसके नाम पर आराम से मिल रही थी। इसी सिलसिले में एक रोज बिल्डर से 75 करोड़ रुपए मांगे जाते हैं और 75 करोड़ जब नहीं मिलता है तो दो इंजीनियर के सरेआम AK-47 राइफल से भून दिया जाता है। इस पूरे प्रकरण में संतोष झा, मुकेश पाठक जो दोनों जिगरी दोस्त थे, जेल से निकलने के बाद उन्हें उम्र कैद की सजा मुकर्रर हो जाती है। अब जो बिल्डर की जो हत्या की जो बात सामने आई थी उसमें पता लगा कि मुकेश पाठक संतोष झा से चिढ़ा हुआ था। उसका कहना था कि तुमने इस पर हद पार कर दी है, लूट मार, रंगदारी मांगना ये सब तो ठीक था, लेकिन एक बिल्डर और दो इंजीनियर को सरेआम हत्या करवाता किसी भी तरीके से सही नहीं था। अब तलखी इतनी बड़ी कि मुकेश पाठक और जो संतोष झा एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। कहते हैं कि मुकेश पाठक भागलपुर जेल में बंद था, वहीं से उसने संतोष झा की हत्या की पूरी प्लानिंग की। शूटर बुलाए गए। अब शूटर बुलाने के लिए मुकेश पाठक ने ओम प्रकाश, जिसकी अभी हाल ही में हत्या हुई है, उसके घर को चुना। कहा गया कि तुम लॉजिस्टिक, बंदूक, हथियार, खाना सब कुछ दोगे और ये जो लड़के हैं यही जाकर कोर्ट के अंदर संतोष झा को मौत के घाट उतारेंगे। हुआ कुछ ऐसा ही। 2018 को संतोष झा को कोर्ट के अंदर सरेआम मौत के घाट उतार दिया जाता है। लड़के भाग जाते हैं। उसके बाद से ओम प्रकाश मुकेश पाठक का राइट हैंड बन चुका था, यानी ओम प्रकाश जो वही सब काम करता जो मुकेश पाठक जेल के अंदर बैठे बैठे जो भी कुछ कहता उसकी सारी हैंडलिंग ओम प्रकाश जेल से बाहर रहकर वो सारी चीजें करवाता। अब ये इसकी जानकारी झा गैंग को भी लग चुकी थी। विकास झा गैंग का एक सबसे अहम मेंबर, और ये कहते हैं कि झा गैंग को इस वक्त जो संतोष झा की मौत के बाद विकास झा ही चला रहा है। विकास झा फिलहाल तो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, लेकिन इस पूरे षड्यंत्र और पर्दे के पीछे रहकर विकास झा ने इस पूरी प्लानिंग की। पता चला कि प्लानिंग की 3 मुख्य प्लान थे। दरअसल जिस तरीके से ओम प्रकाश घर पे रहता, उसके घर के बाहर लड़के खड़े रहते, आसपास वो कौन कौन से इलाके में जाता वहां पे भी लड़के खड़े रहते, अगर वो गाड़ी से जाता तो गाड़ी से भी उसके पीछा करने के लिए लड़कों को रखा गया था। और ये जो पूरा प्रकरण है, कहा जा रहा है कि विकास झा ने तिहाड़ से ही इसकी पूरी प्लानिंग की थी। अब इसी सिलसिले में ओम प्रकाश जब अपनी माता जी से जब उनका ऑपरेशन हुआ उनसे मिलने जाता है तो उसकी गाड़ी का पीछा कर गाड़ी आगे रोकी जाती है और ओम प्रकाश की हत्या कर दी जाती है। तो कुछ इसी तरीके से ये गैंग वॉर शुरू हुआ बिल्डर की हत्या के बाद से, बिल्डर के माफ कीजिएगा 2 इंजीनियर की हत्या करने के बाद से। और किस तरीके से तिहाड़ में बैठकर एक षड्यंत्र रचा गया कि 1000 किलोमीटर दूर बैठे एक शख्स को कैसे मौत के घाट उतारना है, उसकी पूरी प्लानिंग, कौन से लड़के उसे गोली मारेंगे, कितनी गोली मारेंगे, इस सब की पूरी प्लानिंग तिहाड़ में बैठे बैठे विकास झा ने पूरी की। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि इस पूरे केंद्र बिंदु पर जिस तरीके से तिहाड़ का नाम बार बार सामने आ रहा है कि तिहाड़ में बैठे हुए जितने भी खूंखार गैंगस्टर हैं उन्हें इस मकसद से तिहाड़ में रखा गया था कि वो देशवासियों को कभी परेशान नहीं करेंगे, देशवासी हमेशा के लिए उनसे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जब ये मामला सामने आते हैं जिस तरीके से सलमान खान को धमकी देना, सिद्धू मूसेवाले की हत्याकांड में लॉरेंस गैंग का नाम सामने आना, और अब बिहार में भी तिहाड़ में बैठा एक गैंगस्टर पूरी प्लान करते हुए हत्या करवा देता है, तो इस तिहाड़ जेल पे ऊपर सवाल उठाना लाजमी है। आज हर कोई तिहाड़ पे सवाल उठा रहा है कि तिहाड़ में हो तो हो क्या रहा है।